नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 1 जो कि है विलयन पार्ट थर्ड के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: ठोसों की द्रव्यमय विलेयता एवं गैसों की द्रव्यमय विलेयता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ठोसों की द्रव्यमय विलेयता। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। उदाहरण के तौर पर नमक ध्रुवीय विलेय होता है और नमक को जल में डालने पर नमक जल में घुल जाता है। इसका कारण यह होता है कि जल भी ध्रुवीय विलायक होता है। ठीक इसी प्रकार तेल एवं पेट्रोल का मिश्रण भी आपस में घुल जाता है, क्योंकि दोनों अध्रुवीय होते हैं। जब एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो यह उसमें घुलने लगता है। यह प्रक्रिया विलीनीकरण यानी घुलना कहलाती है। विलयन में से शुद्ध ठोस को अपने क्रिस्टल के रूप में अलग करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर नमक का जो जलीय विलयन होता है उसमें से नमक को अलग करना, ये क्रिस्टलीकरण का ही एक उदाहरण है। विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम पानी का एक बीकर लेते हैं और इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं एवं इसमें नमक की मात्रा तब तक मिलाते हैं जब तक कि नमक इसमें घुलना बंद न कर दे, इस प्रकार का विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय घोला जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठोसों की द्रव्यमय विलेयता पर ताप का प्रभाव। ले सातेलिए के नियमानुसार यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो तो ताप बढ़ने पर ठोसों की द्रव्यमय विलेयता कम होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अर्थ होता है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में यदि हम ताप बढ़ा दें तो ठोसों की द्रव्यमय विलेयता कम हो जाएगी। यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो तो ताप बढ़ने पर ठोसों की द्रव्यमय विलेयता अधिक होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का अर्थ होता है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद को बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में ताप बढ़ने पर ठोसों की द्रव्यमय विलेयता भी बढ़ जाती है। ठोसों की द्रव्यमय विलेयता पर दाब का प्रभाव। ठोसों की द्रव्यमय विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस एवं द्रव अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का अर्थ होता है यदि हम ठोस एवं द्रव पर दाब आरोपित करें तो उनके जो कण होते हैं वो संकुचित नहीं होते हैं एवं दाब परिवर्तन के साथ सामान्यतः अप्रभावित रहते हैं। यही कारण है कि ठोसों की द्रव्यमय विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता। अब हम गैसों की द्रव्यमय विलेयता को देख लेते हैं। तो गैसों की द्रव्यमय विलेयता पर आधारित हेनरी का नियम है और हेनरी का नियम कहता है कि यदि किसी गैस पर हम दाब आरोपित करेंगे तो गैस की द्रव्यमय विलेयता उतनी अधिक बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक बीकर है और इस बीकर के जो निचले वाले हिस्से हैं इसमें पानी भरा है और जबकि ऊपरी हिस्से में गैस की मात्रा है। तो जैसे ही हम
इस गैस की मात्रा पे दाब आरोपित कर रहे हैं तो गैस की मात्रा द्रव में उतनी घुल रही है, और दाब अधिक आरोपित करने पर गैस की अधिक मात्रा द्रव में घुल रही है। यानी कि गैस के अधिक मोल द्रव में घुल रहे हैं, यानी कि द्रव में गैस के जो मोल अंश हैं वो अधिक प्राप्त हो रहे हैं। अब हम हेनरी के नियम को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात हम गैस पर जितना ज्यादा दाब आरोपित करेंगे, गैस के मोल अंश द्रव में उतने अधिक प्राप्त होंगे, यानी कि P समानुपाती हो जाएगा मोल अंश। और जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर P इक्वल टू आ जाएगा KH इंटू एक्स, जहाँ KH जो होता है वो हेनरी नियतांक होता है, और अलग अलग गैसों के लिए KH का मान अलग अलग होता है। तो जल में कुछ गैसों के लिए हेनरी नियतांक यानी कि KH के मान निम्न है। हीलियम के लिए KH का मान 293 केल्विन पर 144.97 होता है। H2 के लिए 69.16, N2 के लिए 293 केल्विन पर 76.48, और N2 के लिए ही 303 केल्विन पर 88.84, O2 के लिए 293 केल्विन पर 34.86, जबकि O2 के लिए ही 303 केल्विन ताप पर 46.82 होता है। ठीक इसी प्रकार आर्गन के लिए 298 केल्विन पर 40.3, CO2 के लिए 1.67, फॉर्मेल्डिहाइड के लिए 1.83 इंटू 10 टू द पावर -5, मीथेन के लिए 0.413 और वाइनिल क्लोराइड के लिए 0.611 होता है। अब हम NCERT का उदाहरण 1.4 देख लेते हैं। यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। N2 का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 298 केल्विन पर N2 के लिए KH का मान 76.48 के बार है। अब यहाँ पर हमें N2 का आंशिक दाब यानी P दे रखा है 0.987 बार, और साथ ही में हमें हेनरी नियतांक दे रखा है KH का मान 76.48 के बार, और हमने N2 के मिलीमोल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम हेनरी के नियम से प्राप्त फॉर्मूले का उपयोग करके नाइट्रोजन के मोल अंश ज्ञात कर लेंगे, जो कि हो जाएगा नाइट्रोजन का आंशिक दाब डिवाइडेड बाय हेनरी नियतांक। अब नाइट्रोजन का आंशिक दाब दिया है 0.987 बार, और हेनरी नियतांक हमें दिया है 76.480 बार। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर नाइट्रोजन का जो मोल अंश है वो हमें प्राप्त हो जाएगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। अब 1 लीटर जल में उसके 55.5 मोल होते हैं, तो इनको आप ज्ञात भी कर सकते हो। 1 लीटर में जल का जो आयतन है वो 1000 ml होता है, और इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1000 ग्राम आ जाएगा, और जल का अणुभार होता है 18। तो इन दोनों 1000 और 18 को आपस में डिवाइड करने पर जल के मोल जो है वो 55.5 प्राप्त हो जाएंगे। और माना N2 के मोलों की संख्या n है, तो मोल अंश ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा नाइट्रोजन के मोल डिवाइडेड बाय विलयन का मोल। तो माना नाइट्रोजन के मोल n है, तो विलयन का मोल आ जाएगा n प्लस 55.5। अब नाइट्रोजन के मोल बहुत कम होते हैं तो इसको हम नगण्य मान लेते हैं, तो मोल अंश ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो जाएगा n/55.5, और नाइट्रोजन के मोल अंश की वैल्यू है 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। तो यहाँ से हम नाइट्रोजन के मोल ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 55.5। अब जैसे हम 1.29 और 55.5
इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइट्रोजन के मोल हमें मिल जाते हैं 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। लेकिन हमको नाइट्रोजन के जो मोल हैं वो मिली मोल में ज्ञात करना है। तो मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम 7.16 इंटू 10⁻⁻4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन के मिलीमोल हमें मिल जाएंगे 0.716 मिलीमोल। अब हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोग को देख लेते हैं। तो हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग है सोडा जल एवं शीतल पेयों को CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल में CO2 को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। तो सोडा जल हो गया या कार्बनिक विलायक हो गया, तो इनको शीतल यानी कि ठंडा करने के लिए हम CO2 को क्या करते हैं, उच्च दाब पर इनमें पैक करते हैं, क्योंकि CO2 जो होता है वो कार्बनिक विलायकों को शीतल करने का काम करता है। गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोर द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए गए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। तो जो समुद्री गोताखोर होते हैं जब वो गहरे पानी में गोताखोरी करते हैं तो गहरे पानी में दाब अधिक होने के कारण जो उनके टैंक है इनमें जो नाइट्रोजन गैस होती है वो गोताखोर के ब्लड यानी कि रक्त में घुल जाती है, और जैसे ही गोताखोर पानी से बाहर आता है तो वैसे ही उस पर जो दाब होता है वो हट जाता है, और नाइट्रोजन जो उसके रक्त में घुल चुकी है वो भी बाहर आने का प्रयास करती है, और एवं नाइट्रोजन रक्त के अंदर रक्त के बुलबुले जमा देती है, जिस कारण रक्त का प्रवाह रुक जाता है और गोताखोर की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसको आ, नाइट्रोजन के हानिकारक दुष्प्रभाव को बचाने के लिए यहाँ पर हम नाइट्रोजन का उपयोग कम करके उसमें हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है, अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों के रुधिर में और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं और स्पष्टतया सोच नहीं पाते हैं। इन लक्षणों को एनक्सिया कहते हैं। अब हम जितनी ऊंचाई वाली जगह पे जाते हैं तो उतना ही वहां पर दाब कम आरोपित होता है, और दाब अगर कम होगा तो जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में यानी कि रक्त में कम घुलेगी, और रक्त में कम घुलेगी तो वो हमारे मस्तिष्क तक कम पहुंचेगी, और उसी के कारण जो आरोग होता है वो स्पष्ट सोच नहीं पाते हैं, और इस प्रकार के लक्षणों को हम एनोक्सिया कहते हैं। अब हम देख लेते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। तो यह नियम केवल आदर्श अवस्था अर्थात कम ताप व उच्च दाब पर ही लागू होता है। गैस का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। तो ये हेनरी के नियम की सीमाएं हैं। तो आज के लिए भी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, राउल्ट का नियम व हेनरी के नियम की तुलना, एवं ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।